डिस्कस करबो। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ बियॉन्ड द स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ इज अबाउट लॉ ऑफ इनर्शिया। किताब में भी ऐसे लिखा है ना कि इट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि ये दो इनर्शियल स्टेट के बारे में बात करता है। इट स्पीक्स अबाउट टू इनर्शियल स्टेट, वन इज द स्टैटिक इनर्शिया, ठीक है, दूसरा है काइनेटिक इनर्शिया। ये दो इनर्शियल स्टेट के बारे में इसमें बातचीत है, ठीक है, स्टैटिक इनर्शिया एंड काइनेटिक इनर्शिया। स्टैटिक इनर्शिया इज अबाउट स्टेट ऑफ रेस्ट, और जो काइनेटिक इनर्शिया है वो स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कारण इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी डायरेक्टली इसलिए कह सकते हैं, तुम देखो ध्यान से, स्टेटमेंट जो है, अ बॉडी इज फाउंड आइदर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट remains in a state of rest for any period of time unless and until an external force is applied. Similarly, a body is in motion, will be moving continuously along the straight line, है ना, unless and until any external force is applied. तो इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसका जो मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ होगा, यानी कि वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में रहेगा। तो जब कभी किसी पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ होगा तो दिस इम्प्लाइज दैट पार्टिकल का मास तो इंटैक्ट रहेगा उसमें, और वो अपना वेलोसिटी को भी अगर होल्ड करेगा, वेलोसिटी बीइंग द वेक्टर क्वांटिटी, अगर कह रहा है कि पार्टिकल विल बी मूविंग विथ सेम वेलोसिटी थ्रू आउट फॉर वॉट एवर द टाइम्स व्हेन ड्यूरिंग विच इट इज अलाउड टू कंटिन्यू इट्स मोशन, उतना समय तक उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब है कि उसमें मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी दोनों ही कांस्टेंट रहेगा, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू, है ना। तो हम इसका क्या मतलब जानते हैं? मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो एक तरह से कहा जाए कि काइनेटिक इनर्शिया का मतलब है कि मेंटेनिंग कांस्टेंट मोमेंटम। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब तक किसी बॉडी में फोर्स नहीं अप्लाई होगा तब तक उस बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। भले उसका मास तुम इंडिविजुअली चेंज करो, हाँ, तो करस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी में चेंज आएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू तब तक चेंज नहीं होगा। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का मास इनटू वेलोसिटी तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना हो, ठीक है। जब तक उसमें फोर्स नहीं है तब तक उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो क्या क्या टर्म को हम रिलेट कर सकते हैं? हम लोग पढ़ते हैं द टर्म ऑफ स्टेट ऑफ इनर्शिया। हम लोग इस इनर्शिया, इसका मतलब क्या है? इनर्शिया इज अ कैरेक्टर, इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन उस प्रॉपर्टी में हम लोग किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं? मोमेंटम, ठीक है। वेन एवर वी से दैट द काइनेटिक इनर्शिया, मतलब तुमको हिट करना है मोमेंटम टर्म को, ठीक है, कि जब कभी किसी बॉडी का काइनेटिक इनर्शिया है मतलब उसका मोमेंटम कांस्टेंट है। जब कभी किसी बॉडी स्टैटिक इनर्शिया है मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने से भी तो उसका मास मेजरेबल होगा, ठीक है। तो फिर मेजर नहीं होगा कौन सा क्वांटिटी? इट इज मोमेंटम। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो। सो स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब हुआ कि वेलोसिटी इज जीरो। जब वेलोसिटी जीरो हुआ तो इसका सीधा मतलब है कि मोमेंटम जीरो हुआ। समझ में आया कि नहीं? सो मोमेंटम इज जीरो। तो स्टैटिक इनर्शिया इज अबाउट जीरो मोमेंटम वैल्यू, काइनेटिक इनर्शिया इज अबाउट कांस्टेंट मोमेंटम वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब भी हम लॉ ऑफ इनर्शिया में लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे तो हमको समझना है कि वी यूजुअली टॉक अबाउट द मोमेंटम वैल्यू इन द एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। जब तक किसी मास में एक्सटर्नल फोर्स का प्रेजेंस नहीं है, यानी कि उसका मोमेंटम आइदर जीरो है या कांस्टेंट है। मोमेंटम उसका जीरो होगा जो स्टार्टिंग इंस्टेंट से स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा,
और मोमेंटम उसका कांस्टेंट होगा कि जब से हम किसी बॉडी को डिस्कस करेंगे वो इनिशियल स्टॉपवॉच मोमेंट में अगर उसमें एक अवेलेबल मोशन अवेलेबल वेलोसिटी अगर होगा तो वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही कंटिन्यूअस आगे बढ़ेगा। ठीक है, यही कारण है कि मैं कहता हूं कि काइनेमेटिक्स इन 1D इज द मोस्ट फंडामेंटल स्टेट ऑफ मोशन। उसका कारण क्या है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया अगर एक बॉडी में वेलोसिटी कांस्टेंट है एज पर काइनेटिक इनर्शिया, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने का मतलब है मोमेंटम कांस्टेंट है। तो जब कभी किसी बॉडी का वेलोसिटी, मान लो ये एक मास है, इस मास का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कैन यू एक्सपेक्ट दैट पार्टिकल टू कंटिन्यू मोशन बाय चेंजिंग डायरेक्शन? नेवर पॉसिबल। तो इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट इंप्लाइज दैट motion must be taken place in one specific direction। तो जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मोशन कंटिन्यू होगा, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन। हाँ या ना? इसीलिए स्ट्रेट लाइन मोशन ही फंडामेंटल मोशन है। इसीलिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ध्यान से तुम लोग देखा होगा, प्रोजेक्टाइल में भी हमने स्ट्रेट लाइन मोशन का इक्वेशन को इस्तेमाल किया था। हाँ या ना? प्रोजेक्टाइल में भी हम लोग स्ट्रेट लाइन का मोशन को इक्वेशंस को यूज़ किया था, है ना? तुम ऐप में ज्वाइन कर लो तो तब थोड़ा इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम जब काइनेटिक इनर्शिया में वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे कि इन काइनेटिक इनर्शिया, ये वेलोसिटी कब कांस्टेंट है काइनेटिक इनर्शिया में? इन काइनेटिक इनर्शिया मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मोशन मस्ट बी टेकन प्लेस इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। हाँ, तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट्स वाई देयरफॉर स्ट्रेट लाइन मोशन is the fundamental state of motion। बाकी जितना भी डिफरेंट पाथ में पार्टिकल को हम लोग मूव करते हुए देखते हैं वो सभी डिराइव्ड काइनेमेटिक्स है, फंडामेंटल काइनेमेटिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा बात? क्लियर है? फाइन। तो ये हमारा आउटकम है फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या है कि हम जहाँ भी पूरा फिजिक्स डिस्कस करते हुए आइदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पार्टिकल और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के साथ भी वही है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कारण से एप्लीकेबल है कि हम लोग जब कोलिजन पढ़ते हैं तो कोलिजन में वन बॉडी स्ट्राइक्स विथ अदर बॉडी, ठीक है, or the momentum possessed by the colliding body just before collision and just after collision, we consider both cases the net momentum possessed by the, not by the individual, by the two colliding bodies together is constant। ऐसा क्यों कहते हैं? जबकि ये तो फैक्ट है कि कोलिजन होने से एक का इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ेगा, ठीक है, एक का इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ेगा, लेकिन वो इम्पैक्ट जो है विद इन द सिस्टम है। तो फोर्स का कॉन्सेप्ट इज एक्सटर्नल। इसलिए यहाँ स्टेटमेंट में है कि अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है जिसके ना होने से इनर्शिया होल्ड होता है और जिसके होने से इनर्शिया डिस्टर्ब होता है, यानी कि मेंटेन नहीं रह पाता है, तो दैट फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज। फोर्स कभी इंटरनल कॉज पे कंसिडरेशन नहीं होगा। एनी इंटरनल फोर्स कैनॉट ब्रिंग चेंज इन मोमेंटम वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए हम लोग जैसे याद करो, मैं एक सवाल कराया था प्रोजेक्टाइल में कि एक पार्टिकल को थ्रो किया, वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके एक्सप्लोड कराया था ना, वो दो इक्वल मास m/2 m/2 में टूट गया। और वहाँ याद करो हमने प्रिंसिपल क्या लगाया कि एक्सप्लोड करने के पहले और एक्सप्लोड करने के बाद जो दो फ्रैगमेंट बना, हमने वहाँ मोमेंटम का कंजर्वेशन कराया था, है ना। मैजिकली तो कोई चीज स्प्लिट नहीं होता है, तो वहां तो एक एक्सप्लोजन होता है,
ठीक है, तो कोई तो फोर्स इन्वॉल्व है, तो दैट फोर्स दैट ब्रेक्स अ वन पीस इनटू मल्टीपल पीसेस, राइट, or a process in which separate bodies stick together to form a composite one, दोनों प्रोसेस एक इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, उसमें एक्सटर्नल एजेंट का कोई रोल नहीं है। इसीलिए आइदर द कोलाइडिंग बॉडीज getting stick to each other forming a single one in case of inelastic collision, or a single body exploding and breaking into few pieces, in that case also it will be, the reason will be an internal cause, internal force, और इसीलिए दोनों ही केस में हम लोगों को एक्सटर्नल एजेंट का एब्सेंस दिखता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कंसीडर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन सजेस्ट दैट the every single body or system of bodies taken together, चाहे दो पार्टिकल को एक साथ बात करें, 3, 4, 5, 8, 10 इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेके एक सिस्टम के बारे में बात करें, सो ऑन बिहाफ ऑफ द सिस्टम इट्स नेट मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यानी कि मोमेंटम का चेंज किसके वजह से हो सकता है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ एनी इंटरनल फोर्स। ठीक है ना? तो इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ में हम लोग कहेंगे कि काइनेटिक इनर्शिया और द स्टैटिक इनर्शिया बोथ कैन बी मेंटेन्ड सेम फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम सब्जेक्ट टू द कंडीशन इफ द सिस्टम इज व्हाट? अनएफेक्टेड फ्रॉम एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसका मेन आउटकम ये आता है कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन एक बॉडी का जिसका मोमेंटम कांस्टेंट है, जिसका काइनेटिक इनर्शिया कांस्टेंट है, उसका प्राइमरी मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। यानी कि स्ट्रेट लाइन के अलावा दूसरा जो भी पाथ, जैसे पैराबोलिक पाथ, का सर्कुलर पाथ, हेलिकल पाथ, ऑसिलेटिंग पाथ, जितना पाथ में हम पार्टिकल को मूव करते हुए देखते हैं, दे आर ऑल डिराइव्ड काइनेमेटिक्स, फंडामेंटल काइनेमेटिक्स नहीं है। यानी कि उस सभी केसेस में कहीं ना कहीं कोई एक अनबैलेंस फोर्स अवेलेबल है। स्ट्रेट लाइन मोशन में अनबैलेंस फोर्स हो या ना हो, स्ट्रेट लाइन मोशन एक फंडामेंटल मोशन है। ठीक है।